Dear viewers, welcome you all in my YouTube channel The Science Mirror a Knowledge Hub। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर 3 10th साइंस का। 3.4 है अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स मेटलर्जी। अक्यूरेंस ऑफ मेटल्स का मतलब है धातुओं की प्राप्ति, धातु कर्मिता। आपको पता होगा कि मेटल जो है ये प्राप्त होती है हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्रस्ट से। द अर्थ क्रस्ट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मेटल्स। भूपर पट्टी जो है वो मेटल्स का एकमात्र स्रोत है जहाँ से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। However, seawater also contains metals in the compound form such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. हालांकि सी वाटर जो है, समुद्र का जो पानी है, वो भी धातुओं की प्राप्ति वहाँ से भी हो सकती है, क्योंकि उसमें यौगिक फॉर्म में ये पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसे आप साल्ट नमक कहते हैं, कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और सोडियम धातुएं हैं, इसकी प्राप्ति जो है सी वाटर से भी हो सकती है। व्हाट इज मेटलर्जी? धातु कर्मिकता क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये एक विज्ञान है जिसमें धातुओं का अध्ययन किया जाता है तथा उसके उपयोग, धातुओं के उपयोग तथा धातुओं के अध्ययन को मेटलर्जी कहा जाता है, धातु कर्मिता कहा जाता है। बात करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स, खनिज और अयस्क। खनिज किसे कहते हैं? The elements or compounds which occurs naturally in the earth crust is known as minerals। वे तत्व और यौगिक जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। तत्व और यौगिक जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें जो प्राकृतिक रूप से तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उसे हम मिनरल्स या खनिज कहते हैं। एंड व्हाट इज ओर्स? अयस्क किसे कहते हैं? वेयर परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन अ मिनरल इज मोर एंड प्रॉफिटेबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट इज कॉल्ड ओर्स। जहाँ पर मेटल्स परसेंटेज में अधिक पाई जाती है मिनरल्स के रूप में और वो हमारे लिए लाभदायक हो उसे निकालना, तो उसे आप अयस्क कहते हैं। मिनरल से अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है या धातुओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए आप एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो एक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जब आप जाएंगे तो ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, और नीचे वाली जो धातुएं हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये धातुएं जो हैं इन्हें आप आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे आप विद्युत अपघटन विधि कहते हैं, उससे आप इन्हें अलग कर सकते हैं। विद्युत अपघटन में जो आयन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जो धातुएं प्रकृति में ऐसी कुछ धातुएं हैं जो जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कम है। हैविंग नॉलेज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो रिएक्टिविटी सीरीज का हमें ज्ञान है कि कुछ धातुएं ज़्यादा विक्रियशील है, कुछ कम है और कुछ बहुत ही कम है। तो इसका यदि हमें ज्ञान होगा तो हम धातुएं जो हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती है। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं जो है वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, दूसरी धातुओं के साथ या धातुओं के साथ वो मिली रहती है। मोस्ट रिएक्टिव विच आर एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड। उपरोक्त धातुएं जो हैं ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्साइड के रूप में या ऑक्साइड के साथ
जुड़ी होती हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं और इन्हें आसानी से आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से अलग कर सकते हैं। सल्फाइड कार्बोनेट एटसेट्रा वेयर विच आर एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली। अब जो धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर है, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये इनमें से कुछ धातुएं ऊपर वाली जो हैं जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे धातुएं हैं ये कम अभिक्रियाशील है, ये फ्री स्टेट में पाई जाती है और इसे आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, डायरेक्टली प्राप्ति ने कर सकते हैं। तो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन आपने देखा कि धातुएं जो हैं इसको हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट में कि किस प्रकार इन्हें अलग कर सकते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स विच आर mined from earth crust have many impurities such as soil, sand, etc. called gangue. अब गैंग क्या है? गैंग इम्प्योरिटीज को कहा जाता है, अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है जब हम धातुओं को उसके अयस्क से अर्थ क्रस्ट में अलग कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती है, जैसे सॉइल है, सैंड है, तो इन्हें आप गैंग कहते हैं। इट मस्ट बी रिमूव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। इन्हें अलग अलग विधियों से आप अलग कर सकते हैं। पहले देखेंगे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। जो धातुएं एक्टिविटी सीरीज जिनकी सबसे कम है या सक्रियता श्रेणी में जो सबसे निम्नतम धातुएं हैं, इनको कैसे अलग करना है। मेटल्स विच आर एट द बॉटम इन एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जो नीचे आप धातुएं देखते हैं एक्टिविटी सीरीज में, इन ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड प्योरीफाइड थ्रू जस्ट हीटिंग। इन्हें सिर्फ आप गर्म करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन देयर ऑक्साइड। वे ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड करके ही अलग कर सकते हैं। जैसे HgS देख रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होती है इसकी डाइऑक्साइड के रूप में ये डिसोसिएट हो जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है मर्करी और ऑक्सीजन में आसानी से गर्म करके इसे आप अलग कर सकते हैं। तो ये तो देखा आपने कि जो एक्टिविटी सीरीज में बॉटम में धातुएं हैं उन्हें आप सिंपली गर्म करके अलग कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो मिडल में पाई जाती है एक्टिविटी सीरीज में धातुएं, उन्हें आप कैसे अलग करेंगे। तो ये जो धातुएं, दीज मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये कुछ रिएक्टिव हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता जो है वो ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। देर फाउंड इन देर सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म। ये तो या तो सल्फाइड फॉर्म में पाई जाती है या कार्बोनेट फॉर्म में पाई जाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मैटर फ्रॉम सल्फाइड एंड कार्बोनेट और एज ईजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड। ऑक्साइड की अपेक्षा धातुओं को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। फर्स्टली दी शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। पहले तो हमें इन्हें कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म से इन्हें ऑक्साइड फॉर्म में लाना होता है। द प्रोसेस बाय विच सल्फाइड ओर्स बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड में बदला जाता है गर्म करके वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड को गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है भर्जन। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास जिंक सल्फाइड है, मतलब जिंक जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है सल्फाइड के साथ। आप देखेंगे जब आप इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें आप धातुओं को उसके सल्फाइड से अलग करते हैं हीटिंग करके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या एक्सेस एयर में, इस प्रक्रिया को नाम दिया गया रोस्टिंग, भर्जन। इसके विपरीत है कैल्सिनेशन, निस्तापन। ये एक ऐसी विधि, द प्रोसेस बाय विच कार्बोनेट सोर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो इसमें कार्बोनेट के अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है गर्म करके इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पे जो वायु की जो आपूर्ति होगी वो कम रहेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई मतलब एयर की जो सप्लाई है वो कम रहेगी इसमें। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कैल्सिनेशन। कहने का मतलब कार्बोनेट से
आपने जब धातुओं को प्राप्त करना है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है कैल्सिनेशन। और सल्फाइड से जब आपने धातुओं को एक्सेस एयर में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रॉम मेटल ऑक्साइड मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब मेटल ऑक्साइड आपके पास तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसे कोई भी उचित या तो आपको उपचायक लेना पड़ेगा या अपचायक लेना पड़ेगा, तो आप इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। Sometimes excess heat is wall which results metal in molten state and can be used for joining railway tracks and cracked machine. This process is known as thermit reaction. अब थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? थर्मिट रिएक्शन आप किसे कहते हैं? कई बार क्या होता है जब आप धातुओं को प्राप्त कर रहे होते हैं तो अधिक हीट जो है उत्पन्न होती है जिसके कारण धातुएं जो है वो गल जाती है, मोल्टन स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। और इसका उपयोग जो है रेलवे ट्रैक मशीनों में यदि कहीं क्रैक है उसको जोड़ने के लिए से इस मोल्टन धातु का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया थर्मिट रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब देखेंगे आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर धातुएं हैं जिन्हें आप सक्रिय धातुएं कहते हैं। दिस मेटल आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। इन्हें आप गर्म करके अलग नहीं कर सकते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इनको अलग करने के लिए इन रिएक्टिव धातुओं को अलग करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसे आप कहते हैं विद्युत अपघटन परिष्करण विधि, इसके द्वारा आप इसे अलग करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा? इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड देन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। एनोड और कैथोड आप देख रहे होंगे, बीच में दो इलेक्ट्रोड है। जो आपका इम्प्योर मेटल है वो एनोड की ओर है और जो प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल है वो कैथोड की ओर है। एनोड जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है और कैथोड जो है उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। अ सोल्यूशन ऑफ प्योर साल्ट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है सोल्यूशन कि आपने किस सोल्यूशन में से डिप किया है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट जो लेना है वो लेना है प्योर साल्ट। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, एसिडिफाइड है, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इन द सोल्यूशन। अब जो इम्प्योरिटीज़ है, जो अशुद्धियाँ हैं जो इसमें घुल सकती है वो सोल्यूशन में चले जाती है। इनसॉल्युबल रिमेन्स एट द बॉटम नोन एज एनोड मड। और जो इनसॉल्युबल है, जो घुलनशील नहीं है, वो क्या हो जाती है? वो इम्प्योरिटीज़ जिसे आप एनोड मड कहते हैं वो बॉटम में बैठ जाती है। और इस प्रोसेस से आप देख रहे हैं कि आपके धातुएं एक्सट्रैक्ट हो जाती है जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.5 कोरोजन। ये चैप्टर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया है। संक्षारण, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए शाइनी लेयर और मेटल और नॉन मेटल वाई द एक्शन ऑफ एयर वाटर मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा इज कॉल्ड कोरोजन। संक्षारण क्या है? तो धातुओं या अधातुओं के ऊपर एक चमकीली परत लगना किसके कारण लगती है? नमी, वायु, जल और अम्ल के कारण लगती है। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं संक्षारण। तो धातुओं का संक्षारण होना क्या कहलाता है? यदि धातु आपकी आयरन है तो आयरन का जो संक्षारण है वो कहलाता है रस्टिंग, जिसे आप कहते हैं जंग लगना। आप यूजुअली देखते होंगे कि जो लोहा होता है उसके ऊपर ब्राउन लेयर की एक परत लग जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग पेंटिंग। पेंटिंग करके आप इससे बच सकते हैं। जब इन एजेंट्स की जैसे एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड की अभिक्रिया मेटल से नहीं होगी या नॉन मेटल से नहीं होगी तो उसके ऊपर वो ऑक्साइड की लेयर नहीं लगेगी, जिसके कारण वो खराब होने से बच जाएंगे। या हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, तेल लगाकर भी
पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। गैल्वेनाइजिंग से गैल्वेनीकरण से भी क्रोजन से बचा जा सकता है। क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एन एलॉय, या हमें मिश्र धातु बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, जंग से बचाव कर सकते हैं या संक्षारण से बचाव कर सकते हैं धातुओं और अधातुओं का। अब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस आप देखेंगे, दिस इज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग जिंक ओवर स्टील एंड आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यह एक ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं स्टील और आयरन पर। इस्पात और आयरन पर जिंक की परत को चढ़ाना, इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है संक्षारण। इससे क्या होगा, जो आपके संक्षारण के एजेंट्स है जिनके कारण संक्षारण होता है या धातुओं के ऊपर परत लगती है, वो परत से बचाव करता है जिंक। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। फिर एलॉयज, एलॉय का उपयोग करके, मिश्र धातुओं का उपयोग करके भी हम कुछ हद तक इससे बच सकते हैं, संक्षारण से बच सकते हैं। व्हाट इज एन एलॉय, बात करते हैं मिश्र धातुएं क्या होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, नॉन मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म एन एलॉय एंड इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं के समांगी मिश्रण को आप कहते हैं मिश्र धातुएं। अब जो मिश्र धातुएं हैं उसमें दो या दो से अधिक धातुएं या अधातुएं होती है, और उनका जो नेचर होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर सेम, वे एक तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टेनलेस स्टील, आपने स्टील देखा होगा, स्टील पर कभी भी जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील है, इस्पात जो है, स्टील की बाल्टियाँ जो है, ये आयरन, निकल, क्रोमियम से मिलकर बनती है। ये एक एलॉय है दो या दो से अधिक धातुओं का, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता। यदि आप सिर्फ आयरन की बात करें तो आयरन के ऊपर जंग लगता है, तो इसका मतलब हुआ धातुओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके एलॉय से जो होती है डिफरेंट होती है। ब्रास देखेंगे आप, पीतल, कॉपर और जिंक का एक मिश्रण है ये। ब्रॉन्ज देखेंगे आप, कॉपर और टिन का है ये, जिसे आप कांसा कहते हैं। सोल्डर, जिस धातु का जिस एलॉय का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है उसको आप सोल्डर कहते हैं। लेड और टिन का ये एक मिश्रण है, तो इससे भी क्या है, जंग से बचाव हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।